आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं राजेश सिंह और हमारे साथ आज हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन जी। उनसे हम बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की और सरकार की पॉलिसीज़ आगे कैसी होगी। बहुत बहुत स्वागत है सरकार। सर, सबसे पहले ये जानना चाहें कि आपको क्या लगता है कि आज के दिन में कोरोना के बाद देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था कैसी है? जो सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए थे वो कितने सफल हुए हैं और आगे क्या और स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था जो है कोरोना के बाद अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि बहुत सारे सुधार के कदम, रिफॉर्म्स के कदम लिए गए हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने कोरोना की जो महामारी आई थी उसको एक अपॉर्चुनिटी में, एक अवसर में बदला है। जितने सारे रिफॉर्म्स हुए सप्लाई साइड में, जो कि आपके प्रोडक्शन के तहत हैं, जिससे कि नौकरियां भी बनती हैं और बनेंगी आगे जाके, तो ऐसे कदम भारत ने लिए हैं। और इसके विपरीत यदि आप बाकी देशों में देखें, सारे देश जो है सिर्फ डिमांड साइड में उन्होंने कदम लिया है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि जहां हमारा इन्फ्लेशन जो है कम हुआ है, अभी 6% के मुकाबले कम हुआ है, बाकी जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और ये भी आप ध्यान दें कि इससे पहले जब इस तरह की एक क्राइसिस आई थी, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तब लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद करीब 12-13% की जो इन्फ्लेशन दर थी वो इसलिए आई थी क्योंकि तब भी सिर्फ डिमांड साइड मेजर्स लिए गए थे, सप्लाई साइड मेजर्स नहीं लिए गए थे। तो ये एक पहला मुद्दा जिसमें मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। दूसरा, जो जैसे हमने बतलाया था पिछले साल जब गिरावट आई थी लॉकडाउन के कारण, हमने बताया था कि वी शेप्ड रिकवरी होगी, वैसी ही रिकवरी हुई है। और वो रिकवरी का जो हमने अनुमान लगाया था वो इसलिए लगाया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो फंडामेंटल्स हैं, वो जो बुनियादी जो ढांचा है वो काफ़ी सुदृढ़ है, इसीलिए हमने वो अनुमान लगाया था, जो कि वो अनुमान सही भी आया है। यदि आप देखें 24% की जो गिरावट थी, उसके बाद 7.5% और तीसरे और चौथे तिमाही में 0.4 और 1.6% की आई। उसके बाद अभी पहली तिमाही में 20% की जो वृद्धि आई है, तो ये तो साफ साफ वी शेप्ड रिकवरी दर्शाता है। तीसरी बात, यदि आप देखें, सरकार ने सुधार तो किए हैं, इसके अलावा जो ध्यान दे रही है सरकार अपना खर्च जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में और जो निवेश है उसको बढ़ाने में, एक्चुअली उसमें ध्यान दे रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सरकार 1 रुपया अपना जो टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको निवेश पे खर्च करती है, तो उससे जो फायदा होता है अर्थव्यवस्था को करीब 2.5 गुना 3 गुना तक आता है। इसके मुकाबले यदि आप वही 1 रुपया यदि सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि डोल्स देने में खर्चा कर दे, तो 1 रुपया से उससे एक्चुअली करीब 8-9 पैसे का हानि होता है। तो सरकार जो है बहुत साफ है इसमें कि जिस तरह हम अपने पैसे को जिस तरह निवेश करेंगे, कोई ऐसा तो निवेश करेगा नहीं अपने पैसे का कि 100 रुपया उसने लगाया और सिर्फ 92 रुपया एक्चुअली लेगा, जबकि यदि 100 रुपया लगाया और 250 रुपया 300 रुपया आ रहे हैं तो वहीं पे निवेश करेगा। उसी जो प्रिंसिपल है उस पर सरकार निवेश कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे, जैसे कि हमने देखा बजट में करीब 35% की वृद्धि हुई। तो ये 3 चीजें जब आप मिला के देखें तो आगे की जो सिचुएशन दिख रही है इकोनॉमी की, एक्चुअली काफ़ी अच्छी लग रही है। बिल्कुल, पर सरकार ने या वित्त मंत्रालय ने कुछ आकलन जरूर ये किया होगा कि डिफरेंट सेक्टर्स में, काफ़ी सेक्टर्स में सुधार हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ सेक्टर्स को मदद की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि किन सेक्टर्स में अब मदद की जरूरत नहीं है, बाकी किन सेक्टर्स में मदद की जरूरत है, और सरकार उस बारे में क्या सोच रही है? देखिए, जब दूसरा लहर आया था महामारी का, तब वित्त मंत्री साहिबा ने एक पैकेज लाया था जो कि हेल्थ केयर, टूरिज्म और बाकी और जो सर्विस सेक्टर्स थे उन पे आधारित था, उन पे केंद्रित था। और ये बहुत अहम था क्योंकि इन सेक्टर्स में जो है असर ज़्यादा पड़ा था। अभी आप देख रहे हैं जैसे आंकड़े आए हैं पिछले
पिछले कुछ महीनों में जो नौकरी की जो सिचुएशन है वो एक्चुअली वो सुधर रही है काफ़ी। और चूंकि वैक्सीनेशन जो है बहुत अहम है, जो आपके सर्विस सेक्टर्स होते हैं, ट्रैवल है, टूरिज्म है, इस सब में वैक्सीनेशन का महत्व बहुत ही अधिक है। और इसमें जैसे हमने, यदि आपने ध्यान दिया होगा, हमने जून का जो आर्थिक रिपोर्ट जो था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट आता है, उसमें हमने अनुमान लगाया था कि सितंबर महीने तक हम 70 करोड़ वैक्सीन जो है डोज हम दे सकते हैं। और वो अनुमान जो है उस समय कई लोगों को काफी बहुत ही महत्वाकांक्षी लग रहा था, लेकिन आज की तारीख यदि देखें तो 85 करोड़ हमने किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो कुछ सेक्टर्स हैं, सर्विस सेक्टर्स हैं, जहां पे कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जो असर पड़ा था, उसमें भी अभी रिकवरी हो सकती है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि सर्विस सेक्टर भी, जो कि पिछले 1 साल 1.5 साल से थोड़ा उसमें काफी असर आया था, वो जो है अभी सुधरेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन काफी अच्छी गति से बढ़ रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, मैन्युफैक्चरिंग भी में ग्रोथ दिखा है, लेकिन खपत अभी उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है। उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, उसमें कुछ? देखिए, इसमें एक्चुअली आपको आंकड़ों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप आंकड़ों पे ध्यान दें, खपत जो कि कंजम्पशन जो कहते हैं, वो 20% जो है इसमें पहले तिमाही, इस साल के पहले तिमाही में बढ़ी। ये जरूर है कि जो बेस था वो कम था, तो 20% से हम उसको भी हमें उसका आंकलन करना जरूरी है। यदि आप देखें तो ये 20% की तो जो वृद्धि हुई थी, ये इसके बावजूद कि मई के महीने और जून के महीने में सारे जो आपके मॉल्स थे, बाजार थे, दुकानें सब काफी हद तक बंद थी। इसके बावजूद, यानी कि जब आप खपत को देखते हैं, खपत में भी एक सप्लाई का एक एंगल होता है और डिमांड का एंगल होता है। यदि आपके दुकान यदि बंद रहे तो सप्लाई जो है उस पर असर पड़ता है। तो ये बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। न सिर्फ हम उस 20% आंकड़े को देखें, ये भी देखें कि सप्लाई काफी कम होने के बावजूद ये 20% की जो वृद्धि आई है वो आई है। इसका मतलब है कि आगे जैसे और हो भी रहा है अभी इस तिमाही में यदि देखें तो डिमांड है, और वो दूसरे लहर के कारण जो रिस्ट्रिक्शंस हमें लगानी पड़ी उसके कारण जो है वृद्धि और तेज नहीं आई, लेकिन आगे चल के आएगी। तीसरी बात, हम अगर फार्म सेक्टर की बात करें तो फार्म सेक्टर रिफॉर्म के लिए सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं, बिल्स लाए हैं, लेकिन फार्मर्स जो हैं करीब 100 दिनों से अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल को भी अभी निरस्त कर दिया है या डिले कर दिया, स्टे कर दिया है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको, फार्म सेक्टर रिफॉर्म थोड़ा ढीला पड़ेगा या सरकार कुछ और सोच रही है उसमें कुछ रिफॉर्म? देखिए, पहले मैं जो जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रेटरिक और रियलिटी, तो इसमें रोशनी डालूं मैं कि रेटरिक क्या है और रियलिटी क्या है। करीब 2 महीने पहले मैं चंडीगढ़ गया था, तो जो सिंगूर से गुजरा, और वहां पे मैंने देखा कि जितने सारे टेंट्स लगे हुए हैं उसमें आपके डिश एंटेना है, एयर कंडीशनर है, और ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जो आपका जो छोटा किसान जो है उसके पास डिश एंटेना लगाने की या एयर कंडीशनर लगाने की जो है वो क्षमता आज की तारीख में नहीं है। इसीलिए ये जो फार्म बिल्स हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ऐसे किसान के लिए लाए गए हैं। तो आप इसको ध्यान दें कि ये जो किसान जो इस आंदोलन कर रहे हैं, इसी से साफ दिखता है कि कौन है ये किसान हैं कि कोई और हैं, या फिर जो आपके जो छोटे किसान हैं वो हैं। मुझे नहीं लगता कि छोटे किसान इस तरह की एक्चुअली काबिलियत रखता है, और इसीलिए छोटे किसान के लिए ये जो फार्म बिल है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको समझें। पर किसानों की मेन जो डिमांड है कि एमएसपी को लागू किया जाए। एमएसपी अभी सिर्फ पंजाब, हरियाणा और कुछ और छोटे छोटे राज्यों को ही फायदा मिल पाता है। अगर एमएसपी आता है, या सरकार की क्या विचार है, एमएसपी लाया जाए, और अगर लाया जाए तो पूरे देश के किसानों को इसका फायदा मिले, इसके लिए क्या विचार? इसमें हम जो अर्थशास्त्र है उसको देख लेते हैं, और जो आंकड़े हैं एमएसपी के कारण जो है आपका पंजाब में, जो कि कभी भी वहां पे चावल की जो उपज है नहीं होती थी, आज की तारीख में इतनी चावल की उपज होती है वहां की जो पानी का जो टेबल है वो इतना कम हो रहा है, और चावल जो इतना पानी लेता है,
तो एमएसपी के कारण जो है, यदि आप देखें हमारे एफसीआई गोडाउन्स में इतने सारे जो प्रोक्योरमेंट के कारण एक्चुअली काफी सारा जो है खुली जगह में रखा हुआ रहता है। और एमएसपी के कारण मुझे नहीं लगता, मैं अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से बोल रहा हूं, कि मुझे नहीं लगता उससे एक्चुअली जो है छोटे किसान को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो बड़े किसान हैं वो जाके जरूर बेच पाते हैं एफसीआई के जो या फिर जो मंडी है। छोटा किसान जो है उसको बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता। और ये भी देखें तो यदि आप आंकड़ों पे ध्यान दें तो ये दो या तीन राज्यों में सीमित है जो आपका एमएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और भारत जो है ये कितने सारे राज्य हैं, ये एक्चुअली इसमें सिर्फ पंजाब और हरियाणा की बात नहीं है, 25 ऐसे और राज्य हैं जहां की वहां के जो छोटे किसान हैं उनको हमें लाभ पहुंचाना है। और उसमें आप ये यदि एक छोटी सी बात ध्यान दें कि कोई और जो उपज करता है, मान लीजिए आप कोई शर्ट बनाता है, उस पे तो हम कोई एक रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते हैं कि आप जाके यहां नहीं बेचेंगे वहां नहीं बेचेंगे। और किसान पे हम बात तो बहुत करते हैं, लेकिन एक्चुअली वहां पे उसको एक छोटा सा अधिकार है कि वो जाके जहां चाहे बेच पाए, वो अधिकार हमने नहीं दिया है पिछले 70-74 साल में। और उसके बाद फिर हम किसानों की बात करते हैं, तो एक्चुअली एक तरफ तो रेटरिक है, दूसरी तरफ रियलिटी है। तो ये तो मेरा मानना साफ है कि एक्चुअली दो अहम पहलू हैं इसमें। दो राज्य हैं जहां की इसमें जहां के किसान और ज्यादा उनकी जो आमदनी है वो ज्यादा है, वो एमएसपी से वही लाभ उठाते हैं। और जो दूसरी बात है कि ये एक सामान्य अधिकार है कि मैं यदि कुछ किसी की उपज करूं या इसको प्रोड्यूस करूं, वो जहां मैं चाहूं वहां बेच पाऊं। एक्चुअली तो ऐसा ये एक छोटा अधिकार हम ना दें तो उसके बाद फिर हम बातें करते हैं, तो ये तो एक्चुअली मुझे बहुत ही एक पीड़ा पहुंचाती है, ये मैं साफ कर दूं। हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो सरकार का विनिवेश का इस साल का टारगेट काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन अगर हम रियलिटी में आए तो आज तक देखें तो सिर्फ एयर इंडिया के अलावा, जहां पे बहुत ज़्यादा पैसा आने की उम्मीद भी नहीं है, बीपीसीएल की बात करें या कॉनकोर की बात करें, उस पर आगे बात बन नहीं रही है। क्या बात है, क्या प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं आ रहे हैं बीपीसीएल में या कॉनकोर वगैरह जो बड़ी कंपनी है जहां से, या फिर सरकार का बैकअप प्लान क्या है रेवेन्यू के लिए अगर पैसा नहीं आता? पहले तो इसमें मैं साफ साफ बता दूं एक्चुअली कि एयर इंडिया जिस तरह आपने सवाल पूछा, उसी में जो आपकी जो धारणा है उसको मैं एक्चुअली सुधार दूं। एयर इंडिया जो है उसका प्राइवेटाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही उसमें रेवेन्यू ना आए, लेकिन उसमें जो 20-25 हजार करोड़ जो हर साल टैक्स पेयर का जो लगता है वो बचेगा, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे एक कंपनी जो कि एक्चुअली सरकार को बहुत हानि हो रही है, उसका जो विनिवेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, यदि आप देखें एलआईसी की जो लिस्टिंग है, और दीपम सेक्रेटरी ने ये कहा भी है, और ये हमारा विश्वास है कि भारत पेट्रोलियम की जो प्राइवेटाइजेशन है और आईपीओ की जो एलआईसी की आईपीओ है, ये चौथी तिमाही तक हो जानी चाहिए। तो मेरा अभी तक तो ये मानना है कि जो 1.75 लाख करोड़ का जो हमने जो टारगेट रखा है वो टारगेट हम मीट कर पाएंगे। तो इस पे आप ये आखिरी बात, ये टारगेट क्या आपको लगता है सिर्फ एलआईसी और एयर इंडिया से मीट हो जाएगा? देखिए, ये जो है जैसे आपने कहा एयर इंडिया में तो बहुत ज्यादा आएगा नहीं, तो ये जो टारगेट है ये एक्चुअली एक क्यूमुलेटिव टारगेट है सबको मिला के। और जैसे मैंने अभी कहा, ये एलआईसी की आईपीओ, बीपीसीएल और बाकी जो है उसमें काम जारी है और चौथी तिमाही तक जरूर हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। चलिए ठीक है, पर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि जैसे बीपीसीएल के विनिवेश पे पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ पिछले 1.5-2 महीने से कोई मीटिंग नहीं हुई है, सिमिलर ही कॉनकोर पे हो रही है, और अब ये धारणा बनने लगी है कि शायद इस फिस्कल में बीपीसीएल ना हो पाए, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था। और बैकअप के लिए मैं ये पूछूं कि अगर मान लीजिए ये रेवेन्यू नहीं आता, हालांकि आप कह रहे हैं कि वो आ जाएगा, तो क्या सरकार अपने बोरोइंग टारगेट को बढ़ा सकती है? तो चलिए बैकअप के आपके बैकअप के सवाल पे ही मैं बता दूं, एक्चुअली जो इस साल जो टैक्स रेवेन्यूज हैं, जो हमने बजट में जो अनुमान लगाया है, उससे काफी अच्छी एक संभावना है कि टैक्स रेवेन्यू उससे काफी ज्यादा आए, क्योंकि और ये दो फैक्टर्स हैं। एक, चूंकि जो जीडीपी डिफ्लेटर जो कहते हैं नॉमिनल ग्रोथ,
वो नॉमिनल ग्रोथ एक्चुअली ज्यादा होने की संभावना है हमने जो अनुमान लगाया था उसके मुकाबले। दूसरी जो टैक्स बॉयंसी है वो काफी अच्छी नजर आ रही है यदि आप अभी तक देखें तो, इसलिए जो टैक्स रेवेन्यूज हैं वो एक्चुअली बेहतर होंगे मेरा अनुमान है। दूसरा जो एसेट मोनेटाइजेशन जो अभी प्लान लाया गया है उसके जो उसमें से जो आएगा उसको हमने बजट में उसमें इंक्लूड ही नहीं किया है, तो वो भी जो आएगा वो एक्चुअली उससे भी फायदा होगा। और जहां तक मैं जैसे मैं कह रहा था कि प्राइवेटाइजेशन जो है इस बार अभी तक तो जो जैसे मैं हमारे जो विचार विमर्श होते हैं और दीपम सेक्रेटरी और बाकी इनसे जो स्टेक होल्डर्स वो यही बतला रहे हैं कि चौथे तिमाही तक ये जरूर हो जाना चाहिए। और जो पहला सब जो अंश था आपके सवाल का उसमें बतला दूं कि अभी जो है जो ड्यू डिलिजेंस जो हो रहा है ये ज्यादातर दीपम के दायरे में आता है। तो जो आप एक इन्फ्रेंस लगा रहे हैं मीटिंग हुए नहीं हुए, शायद ये एक्चुअली आप गलत जगह पे सवाल पूछ रहे हैं। ओके, चलिए हो सकता है, लेट्स होप कि हो जाएंगे। अगर हम जैसा कि आपने कहा कि टैक्स रेवेन्यू काफ़ी बड़ा है, अगर उसकी हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स जो रिफॉर्म की बात है वो काफ़ी सालों से पेंडिंग है, उस पर कुछ हो रहा है क्या? वहाँ कुछ रिफॉर्म की उम्मीद करें हम? उस पे काफी सारे रिफॉर्म हुए हैं, पहले उस पे हम ध्यान दें। जो हमने जो फेसलेस असेसमेंट है जो कि बहुत ही अहम था, क्योंकि फेसलेस असेसमेंट जब नहीं था तब उससे काफी सारे जो है कठिनाइयां आती थी, तो वो हमने लाया है। इसके अलावा जो टैक्स चार्टर है, सिटीजन्स टैक्स चार्टर, ये भी डायरेक्ट टैक्स में बहुत बहुत अहम मुद्दा है। तीसरा जो अभी जो वोडाफोन का जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन पे जो हमने जो बिल लाई है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि वो एक्चुअली साफ साफ एक सिग्नल देता है निवेशकों को कि भारत सरकार जो है इट मीन्स बिजनेस। जो 10 साल से जो चली आ रही थी, 2013 में जो एक बहुत एक गलत कदम लिया गया था तब के सरकार ने जो लिया था, उसको एक्चुअली हमने रिवर्स किया है। तो यदि आप ध्यान दें तो हमने काफी सारे सुधार लाए हैं और हम और भी सुधार जो भी जरूरत पड़ेगा वो लाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, क्रूड के प्राइसेस 3 साल के हाई पे जा रहे हैं, उम्मीद है कि और आगे वाले दिनों में एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ते जाएंगे। कोरोना के टाइम में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को लगभग 16 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिया है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारा चीज़ स्टेट पे डाल दिया जाए कि स्टेट वैट ज़्यादा कर रहे हैं, आम आदमी सफ़र कर रहा है, क्या वहाँ कुछ रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? देखिए, पहले इस मुद्दे को सही तरह से हम समझें। जब हम पेट्रोल की डीजल की दाम की जब बात करते हैं तो मुद्दा है इन्फ्लेशन का। और इन्फ्लेशन, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, आपके पहले सवाल पे जब मैं कह रहा था कि कोरोना के कारण जो सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं, लॉकडाउन आई थी, नाइट कर्फ्यू, उसके बावजूद पिछले साल जो है मुद्रास्फीति की जो दर थी, इन्फ्लेशन की जो दर थी, वो 6.1% ही थी। और इसको आप एक्चुअली कंपेयर करें जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आई थी, जो कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन, उसके मुकाबले काफी बेहतर रही है। और पिछले 3 महीनों में इन्फ्लेशन कम हुई है। और तीसरा जो अहम बात है इसमें जिसको समझना है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है भारत में, जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, उसका करीब आधा हिस्सा फूड इन्फ्लेशन से आता है, जो खाद्य पदार्थ हैं। और खाद्य पदार्थों में उसमें तो एक्चुअली उसमें अभी उसमें सुधार हुआ है। इसके बावजूद जो आधा जैसे फूड इन्फ्लेशन से आता है, उसके बावजूद उसके मुकाबले यदि आप देखें डीजल और पेट्रोल में, डीजल और पेट्रोल का जो वेट है सीपीआई बास्केट में सिर्फ 2.8% है। और दूसरा जो हम सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स कहते हैं कि यदि मान लीजिए पेट्रोल और डीजल का दाम यदि बढ़े तो उससे जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो बढ़ती है, जिससे कि बाकी कमोडिटीज पे भी और बाकी आइटम्स पे भी असर पड़ता है। उसको भी यदि हम जोड़ दें तब भी जो पेट्रोल और डीजल की जो कंट्रीब्यूशन है वो 5-6% से ज्यादा नहीं है। तो ये आंकड़ों को हम समझें और अगेन रियलिटी पे देखें, ना कि रेटरिक पे जाएं। नहीं, बिल्कुल रियलिटी की ही हम बात कर रहे हैं कि अगर रियलिटी में देखें आप तो जब 34-35 डॉलर क्रूड का कीमत होती थी, तब भी जो आम आदमी था वो 70 रुपये 72 रुपये पेट्रोल का देता था। और आज जब 85 डॉलर 80 डॉलर पे आ गई हैं तो भी हम 100 रुपये प्लस दे रहे हैं। तो ये वेरिएटिव के, अगर आप फ्री मार्केट की बात करते हैं, प्राइस डिकंट्रोल कर दिए हैं पेट्रोल डीजल की कीमत, तो उस पर इतना ज़्यादा टैक्स क्यों? इस पे मैंने पहले भी बतलाया है, यदि आप भारत को ही नहीं बाकी देशों को देखें, यूके, कनाडा,
जापान, जर्मनी, आप कोई भी देश लें उसमें जो टैक्स रेट्स जो लगते हैं पेट्रोल डीजल में, कई उन देशों में भारत से ज्यादा है। 50-60% तक जो पेट्रोल का जो दाम होता है आपके पंप में, उसका 60 से ज्यादा प्रतिशत एक्चुअली जो है टैक्स से आती है। तो सिर्फ भारत एक्चुअली इसमें एकमात्र देश ऐसा नहीं है। दूसरा, जैसे मैं पहले भी बतला रहा था कि हम जो पेट्रोल और डीजल का दाम है उसको हम इन्फ्लेशन के दायरे में देखना जरूरी है। चलिए, हम आपकी बात समझ गए, उस पर बात अलग से हो सकती है। हम अगर तीसरी बात हम लास्ट में हम ये पूछना चाहते हैं कि तीसरी वेव की संभावना अभी भी बनी हुई है कोविड की, उसको लेकर सरकार के क्या प्लान हैं? कि ऑब्वियसली हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, लेकिन इसके अगर ये थर्ड वेव आता है तब जीडीपी ग्रोथ पे इसका क्या असर पड़ता है? सरकार ने इसके लिए कुछ आकलन किया है? इसमें मैं 2-3 बातें बतला दूं आपको। पहला कि जैसे हमने मई जून में जो मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट आई थी उसमें लैंडसेट में और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में जो रिसर्च छपी है उसके आधार पे बतलाया था, 2 चीज़ें बतलाई थी हमने। एक ये कि जब सेरो प्रेवलेंस रहती है, यानी कि एंटीबॉडी आपके इसमें कोविड के इन्फेक्शन के कारण यदि आई है या आपके जो नज़दीक के लोग हैं उनको इन्फेक्शन आई जिसके कारण आप में सेरो प्रेवलेंस है, तो वो जो उसका जो प्रोटेक्शन है वो 6 से 8 महीने तक रहती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये भी शोध दर्शाती है कि सेरो प्रेवलेंस और एक डोज को यदि आप मिला दें तो उससे जो प्रोटेक्शन मिलती है वो 2 डोज के बराबर है। तो दिसंबर तक एक्चुअली ये इसका जो असर है वो रहेगा। इसीलिए हमने कहा था कि जो तीसरी लहर आई तो भी वो जो है बहुत डेवस्टेटिंग नहीं होगा, क्योंकि यदि आप आंकड़े देखें जो वैक्सीनेशन के कारण जो है डेथ्स, हॉस्पिटलाइजेशंस, आईसीयू एडमिशंस, ये सब काफी कम हो रही हैं बाकी देशों में भी। तो इसीलिए यदि तीसरी लहर आई भी तो वो जो है ज्यादा डेवस्टेटिंग नहीं होगी, ये पहला पॉइंट। दूसरा, जैसे हमने दूसरे लहर में देखा कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगे थे वो राज्यों के स्तर पे लगे थे, जिसके कारण एक नेशनल लॉकडाउन नहीं था। और हमने जो है अभी एक फॉर्मूला एक्चुअली विकसित कर लिया है जिससे कि जो महामारी का जो असर है उसको तो कम करें, लेकिन उससे अर्थव्यवस्था में असर ना हो, उसका फॉर्मूला हमने अभी एक्चुअली पिछले कुछ दूसरी लहर में विकसित कर लिया है। तो इसीलिए भले यदि वो तीसरी लहर यदि आई भी तो जो आर्थिक जो स्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है उसको अभी सीख लिया है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। बिल्कुल, हम भी यही आशा करते हैं कि तीसरी लहर आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान नहीं हो। आशा नहीं, विश्वास मैं जो कहता हूं एक्चुअली आंकड़ों पे कहता हूं। बिल्कुल। मिस्टर सुमन, ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।